Hi friends, welcome back to my channel Forward Study Guide. So finally I decided to make a complete course or a complete series of video lectures on business economics paper. That is our operational 11 world paper of ICMA. So without wasting our time, let's discuss our syllabus first. For business economics as recommended by the ICMAP. Here it is. So we have three parts in our syllabus: part A, part B and part C. So we have 8 topics or 8 chapters in part A and 3 chapters in part B and 3 chapters in part C. So first of all हम बात कर लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या होगी पूरे सिलेबस की और हमारी स्टडी सोर्स क्या होगा. सो स्टडी सोर्स से मैं पहले आपको बताते जाऊँ कि हमारा जो ICMA का जो बिज़नेस इकनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली जो है वो सीमा यूके जो है जिसको आप CMA यूके भी कहते हैं, उसका 2011 to 2012 का जो सेशन था बिल्कुल उसका जो सिलेबस था वही एज इट इज़ इसका सिलेबस है. तो हमारी स्टडी सोर्स जो है वो हमारी सीमा की स्टडी टेक्स्ट होगी C4 और प्लस हमारे पास CA की स्टडी टेक्स्ट होगी बिज़नेस इकनॉमिक्स की और प्लस मेरे फर्दर सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स होंगे जो आपके इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प करेंगे इस पूरे कोर्स में. सो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले चैप्टर से, पहले टॉपिक से, जो गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर स्टेक होल्डर्स. सो फाइनली जो है हम ये पूरी सेशन कंडक्ट करेंगे और ये आपके लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगा. और अगर आप बिल्कुल पंचुअली इसको वॉच करेंगे और पंचुअली अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आई एम श्योर डैट कि आप काफ़ी इंशाल्लाह पेपर में ज़रूर जो है प्रोग्रेस करेंगे, इंशाल्लाह पेपर ज़रूर पास करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि मेरी वीडियोस जो लेक्चर्स जो भी होंगे इकनॉमिक्स से रिलेटेड, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लाजमी रखें ताकि जितनी भी हमारे लेक्चर्स होंगे उसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि स्टडी टेक्स्ट में मौजूद नहीं होगी, ताकि फिर आप उसको उसी वक्त जो है नोट कर लेगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. और काइंडली जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस या वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे आराम से वॉच कर सकें. सो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर स्टेक होल्डर्स. इसकी तरह हमारे पास जो है 5 जो है सब टॉपिक्स हैं. पहला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, फॉर्म्स हम डिस्कस करने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं. ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं. अच्छा, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म होती है, कौन सी चीज़ ऐसी जो फॉर्म्स होती हैं इनको हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है जिनका म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है और म्यूचुअली ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं एक पर्पस को अचीव करने के लिए, अपना एक मोटिव या एक गोल को अचीव करने के लिए. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी तो ही उसको हम एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, वरना वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम एक फ्रेंड्स अगर कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं या सोशल गैदरिंग कर रहे हैं या कोई बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं तो उसके अंदर सब गेट टुगेदर तो हो रहे हैं, सोशल अरेंजमेंट तो हो रही है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास कंट्रोल परफॉर्मेंस नहीं हुए और कलेक्टिव गोल हमारा नहीं होता, तभी वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगी. लेकिन जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके अंदर 3 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उससे वो ऑर्गेनाइजेशन का जो है कहलाएगी. तो हम देख लेते हैं क्या चीज़ें. ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल अरेंजमेंट्स फॉर द कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स. ठीक है,
इसके अंदर हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो 3 हैं। सोशल अरेंजमेंट होना चाहिए और कंट्रोल परफॉर्मेंस होनी चाहिए और कलेक्टिव गोल्स होने चाहिए। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तभी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कंसिडर करेंगे। तो कलेक्टिव गोल्स क्या होते हैं? और सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है तो उसका एक प्रॉपर पर्पस होता है, प्रॉपर गोल्स होते हैं जिसको अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जाती है। तो जब तक कोई गोल नहीं होगा, जब तक कोई पर्पस नहीं होगा, कोई मोटिव नहीं होगा, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने का क्या फ़ायदा। जब हमें पता ही नहीं होगा हमें करना क्या है तो वो ऑर्गेनाइजेशन तो चलाएगी नहीं। तो हमारे पास एक प्रॉपर कलेक्टिव गोल्स होने चाहिए, प्रॉपर पर्पस होना चाहिए, जो कि पर्पस हो हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का। इसके साथ साथ हमारे पास सोशल अरेंजमेंट होने चाहिए। सोशल अरेंजमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस हो, प्रॉपर हेरेसी हो, जिसके थ्रू हम जो है प्रॉपर चेन के थ्रू एक काम कर सकें, डिफरेंट चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकें, प्रॉपर एक सिस्टम बनाएं जिसके तहत हम काम कर सकें, प्रॉपर अरेंज करके बिल्कुल प्री प्लान्ड हो, पूरी अरेंजमेंट के साथ काम करें, ताकि सोशल अरेंजमेंट, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, जो गोल है, वो अचीव हो सके। अब इसके अंदर एक कंट्रोल परफॉर्मेंस में वही बात आ गई थी कि हम जो सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होंगे, कुछ प्रोसीजर्स होंगे, तो वो सब जो है प्रॉपरली काम कर रहे हैं, प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो उसके ऊपर एक हमें कंट्रोल परफॉर्मेंस लगानी पड़ेगी, जिसे हम जो है इंटरनल कंट्रोल्स भी कहते हैं, ताकि हम प्रॉपर चेक एंड बैलेंस कर सकें कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंटरनल कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि उसको गोल्स अचीव करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मौजूद होंगी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगी, जिसके अंदर कलेक्टिव गोल्स भी हैं, सोशल अरेंजमेंट्स भी हैं और कंट्रोल परफॉर्मेंस के तहत सारी प्रोसीजर सिस्टम्स परफॉर्म कर रहे हों उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो वापस आ जाते हैं अपनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे। अच्छा, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, मैं इसमें आपको बता दूं, मैं पूरा हर एक लाइन जो है रीड नहीं करूँगा, ये आप लोग बाद में करते रहिए। बस मैं खाली की वर्ड्स जो है रीड करूँगा और आपको टॉपिक वाइज इसकी कॉन्सेप्ट देते जाऊँगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी डिटेल बताते जाऊँगा। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है हमारे पास 2 ही टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एक हमारी पब्लिक सेक्टर होता है और एक हमारा होता है प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है जो है मेन डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज़ होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, और इनका गोल होता है, जो पर्पस होता है, गोल होता है, वो हमेशा ह्यूमन वेलफेयर होता है, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ज़ाहिर सी बात है, उनका जो है प्रॉफिट सीकिंग गोल होता है, उनको प्रॉफिट कमाना होता है। और दोनों पब्लिक सेक्टर के अंदर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं और नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास फर्दर जो है हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सोल ट्रेडर हो गया हमारा, प्राइवेट कंपनीज़ हो गया, पब्लिक कंपनीज़ हो गया, चैरिटीज़ हो गई जो नॉन प्रॉफिट में आ जाती हैं हमारी, और वॉलंटरी ग्रुप्स हो गए जो नॉन प्रॉफिट में आ जाते हैं। हम फर्दर डिटेल में इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि अब हम प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर दोनों सेक्टर्स के अंदर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, जो हमने डिस्कस किया था अभी ऊपर। अब इसके अंदर देख लेते हैं हम। प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मोटिव या ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। दीज सीक्स आर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट जनरेट करना, प्रॉफिट अर्न करना, जो कि इकोनॉमिक रिटर्न उनके ओनर्स को ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, अब इसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं। एक होता है अनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस और एक होता है इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। फर्दर डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनका डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, अनकॉर्पोरेटेड जो बिजनेसेस होता है उसका मतलब ये होता है कि वो बिज़नेस जो कि किसी रेगुलेटरी बॉडी से या किसी प्रोफेशनल बॉडी से रजिस्टर्ड ना हो,
और उसकी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी ना हो। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस के अंदर हमारे सोल ट्रेडर्स आ जाते हैं और पार्टनरशिप्स आ जाती हैं। अब सोल ट्रेडर्स वो बिजनेसेस होते हैं जो कि इंडिविजुअल पर्सन परफॉर्म करता है, इंडिविजुअल पर्सन जो है उसको फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल इसको हम सेठिया बिज़नेस कहते हैं। इसके अंदर एक ही बंदा ओनर होता है और वो अपना फैमिली बिज़नेस चला रहा होता है या अपना बिज़नेस रन कर रहा होता है। और ज़्यादा एक से वो मोर देन वन इंडिविजुअल अगर आपस में अलाइंस करके पार्टनरशिप बना के बिज़नेस फॉर्म करें या रन करें तो फिर हम उसको पार्टनरशिप बिज़नेस कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये दोनों बिज़नेसेस जो सोल ट्रेडर हो गया और पार्टनरशिप बिजनेसेस हो गया, ये किसी भी रेगुलेटरी बॉडी से या किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट या बॉडी से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो इसको हम इसलिए अनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस कहते हैं, क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं रखते हैं। क्योंकि जो भी इनका बिज़नेस होता है, बिज़नेस का नेम होता है, उस नेम को यूज़ करके ये किसी भी प्रोफेशनल ट्रांजेक्शन को नहीं कर सकते परफॉर्म। अपना बैंक अकाउंट जो है अपने बिज़नेस के नाम से नहीं खोल सकते हैं और अपने पर्सनल इंडिविजुअल जो इसके ओनर्स होते हैं उन्हीं के नाम पे उनके सारे बैंक अकाउंट चल रहे होंगे। इनको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं मिलेगी क्योंकि ये अनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस हैं। इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस कौन से होते हैं? इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस वो होते हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्टर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर SECP है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ से जितने भी कंपनीज़ जो फॉर्म करना चाहती हैं एज अ कंपनी एज अ इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस, वो जाके SECP से रजिस्टर्ड होती हैं तो उनको इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस कहते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि उन बिजनेसेस को एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक है। और उनके ओनर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। उनके अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल बंदा ओनर नहीं होगा, इंडिविजुअल भी हो सकता है। वो मैं आके डिफ़ाइन करूँगा कैसे हो सकता है। सही है। तो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस होती हैं, वो कंपनीज़ होती हैं जो कि बाकायदा तौर पर रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्टर्ड होती हैं। उनको एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो है डिफ़ाइन किया जाता है और वो अपने कंपनी के नाम पे जो है लोन ले सकती हैं, बैंक अकाउंट खोल सकती हैं और ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के अंदर जो क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है अनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के अंदर जो है इसके अंदर सिर्फ जनरल पार्टनरशिप भी होती है और सोल ट्रेडर भी होता है। इसके अंदर हमारे पास जो है लायबिलिटी जो हमारी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर बिज़नेस डिफ़ॉल्ट कर गया और बिज़नेस की लायबिलिटीज़ मौजूद हैं उसको पे करने के लिए, तो उसका जो ओनर होगा, चाहे सोल ट्रेडर में हो या पार्टनरशिप में हो, वो अपनी पॉकेट से, पर्सनल जेब से वो उसको पे आउट करेगा। सही है। और पे आउट करेगा। लेकिन जो इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है। ये अनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस के अंदर होता है। इसके अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इन सेंस टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है। और अनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के अंदर अगर हम देख लें तो इसके अंदर जो हमारी लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। आपने हम हमेशा देखा होगा किसी भी कंपनी, जो भी रजिस्टर्ड कंपनी होगी, उसके अंदर आगे लिखा होता है लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। इसका मतलब ये होता है कि उनकी लायबिलिटीज़ जो हैं वो लिमिटेड है। इन केस ऑफ अगर जो है लिक्विडेशन में कंपनी चली जाती है या डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो उसकी जितनी भी लायबिलिटीज़ होंगी वो टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर होल्डर्स इक्विटी होगा। ठीक है। जितनी भी उनकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ इक्विटी होगी जो कंपनी के अंदर मौजूद होगी, सिर्फ उसी एक्सटेंट तक वो लायबल होंगे उनकी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। उनको पर्सनल अपनी पॉकेट से अपना घर बेच के उन लायबिलिटीज़ को जो है पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमें अनकॉर्पोरेटेड के अंदर करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है अनकॉर्पोरेटेड में और इनकॉर्पोरेटेड में। ठीक है। तो अनकॉर्पोरेटेड के अंदर जो ये हमारे दो ही आते हैं, सोल ट्रेड और पार्टनरशिप। और इसके अंदर भी, पार्टनरशिप के अंदर भी एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ बिज़नेस होता है जिसको हम लिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं या प्रोफेशनल बॉडीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए और कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, ये एक पार्टनरशिप फर्म जो है फॉर्म करते हैं जो कि रेगुलेटरी इनकी जो इंस्टीट्यूट होते हैं, फॉर एग्जांपल CA फर्म जो हैं वो ICAP से रजिस्टर्ड होती हैं और कॉस्ट एंड अकाउंटिंग फर्म्स हमारे ICMAP से रजिस्टर्ड होती हैं। तो ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप फर्म्स कहलाती हैं। इनकी लायबिलिटी जो होती है ये लिमिटेड होती है। सही है। ये दूसरी डिफरेंट जो जनरल पार्टनरशिप्स होती हैं उनसे डिफरेंट होती है। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन इससे प्रोफेशनल टाइप ऑफ बिजनेसेस में होता है, हर बिज़नेस में नहीं होता। ठीक है। अच्छा,
अच्छा, इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस के अंदर हमारे पास अब दो टाइप की बिजनेसेस आ जाते हैं। एक आती है हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक आ जाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है। अब इनकॉर्पोरेटेड के अंदर हमारे पास बिज़नेस हमें कैसे रजिस्टर्ड कराना होता है, क्या कराना होता है, ये सारी चीज़ें हमारे कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ते हैं। हम थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिफ़ाइन कर देता हूँ कि इनकॉर्पोरेटेड बिज़नेस के अंदर हमें SSCP के अंदर जाके रेगुलेटरी जो बॉडी है जो पाकिस्तान की है, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमें एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होता है और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होता है, ये हमें सबमिट कराना होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम कॉर्पोरेट लॉ में आगे बिजनेस पेपर में पढ़ेंगे। सही है। तो इसके अंदर बेनिफिट्स हमें ये मिल जाते हैं इनकॉर्पोरेटेड बिज़नेस के अंदर कि इसकी जो लाइफ होती है वो फॉर लॉन्ग होती है। अगर कोई हमारा शेयर होल्डर जो है मिस आउट हो जाता है या रिटायर हो जाता है या चले जाता है तो हमारा बिज़नेस नहीं रुकता है, वो चलते रहता है। ठीक है। और लेकिन अगर हम जो पहले देख लें ऊपर जो अनकॉर्पोरेटेड है, इसके अंदर अगर हमारा जो ओनर है या सोल ट्रेडर है, अगर वो ही जो है डेथ हो गई उसकी, तो उसका बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही पार्टनरशिप होती है, अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई एक भी पार्टनर जो है डिज़ोल्व हो गया तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। वो दोबारा नए तरीके से ही बनेगी, लेकिन वो प्रेजेंट जो पार्टनरशिप थी वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो हमारे इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस हैं उसके अंदर अगर कोई शेयर होल्डर चले जाए या कोई ओनर चले जाए तो हमारा बिज़नेस नहीं रुकता, बल्कि कंपनी कंटिन्यू करती है। ठीक है। इसका एक ये बेनिफिट है। इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी को रन करते हैं। ओनर्स जो होते हैं इसके शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर दो टाइप्स की आ जाती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो कि अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को जनरल पब्लिक को सेल आउट नहीं करती हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती हैं और वो ट्रेडिंग नहीं करती हैं स्टॉक के अंदर, अपने शेयर्स को इशू नहीं करती हैं, बल्कि इनके जो ओनर्स होते हैं वो प्राइवेटली होते हैं बस। लेकिन वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं क्योंकि वो रजिस्टर्ड कंपनी का जो है टाइटल जो है उसके बेनिफिट्स जो है लेना चाहते हैं, इसलिए वो इनकॉर्पोरेट करा देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो अपने आप को जो है इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में फर्म उसकी बेनिफिट्स लेना चाहती है तो उसको रजिस्टर्ड करा लेती है, लेकिन वो अपने शेयर्स में स्टॉक में नहीं देती है, तो वो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है और उसको सेपरेट लीगल एंटिटी के सारे बेनिफिट्स अवेल हो जाते हैं। ठीक है। तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ कहलाती हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ वो कंपनीज़ होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं और उनकी शेयर जो ट्रेडिंग किए जा रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, सिक्योरिटीज़ जनरल पब्लिक को इशू करते हैं और सोल्ड और बाई और परचेजिंग ट्रेडिंग चल रही होती है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ कहलाती हैं। इनके ओनर्स जो हैं शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया कि पब्लिक क्या कंपनीज़ क्या होती हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हमारी क्या होती हैं। ठीक है। इसका हम थोड़ा एक शॉर्ट नोट भी पढ़ लेते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो इंडिविजुअल्स ही होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी वो उसके ओनर्स होते हैं। ठीक है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब ये नहीं है कि वो पब्लिक सेक्टर के अंदर फॉल कर रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था पब्लिक सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है, वो सेक्टर होता है जिसके अंदर जो एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होती है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट होती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब, पब्लिक का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये कंपनी जो है गवर्नमेंट ओन्ड है, इसके ओनर्स गवर्नमेंट है, नहीं, इसके ओनर्स गवर्नमेंट नहीं होते, बल्कि इसके ओनर्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं। पब्लिक इसको सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड होती है और इसके शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं जो कि जनरल पब्लिक ख़रीदती है और बेचती है। सही है। इसका पब्लिक सेक्टर से ताल्लुक़ नहीं है, इसके ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, इसके ओनर्स गवर्नमेंट नहीं होती, ये मेक श्योर करना। ठीक है। ये MCQs में हमारे आ सकता है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे हो गया पब्लिक और प्राइवेट का। अब हम आ जाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ऊपर हमने प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देख लिया। अब जैसे कि हमारी प्रॉफिट सीकिंग के अंदर दोनों पब्लिक और सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आते हैं, ऐसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आते हैं। तो अब पहले हम देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ को। पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ आर ऑल अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्टिविटीज़। जो भी पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ होती हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो रिपोर्ट करें कि गवर्नमेंट को।
सही है। पर्पस उनका जो यही होता है बाय लॉ के ह्यूमन वेलफेयर क्रिएट करना होता है और सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, आप रीड कर लीजिएगा पूरा, इसमें ये लिखा ही होगा। जैसे हम कर लेते हैं, देयर पर्पस एंड डिफाइंड इन द लॉ दैट इस्टेब्लिश द public sector bodies objectives will usually be defined in terms of provisions of services that is deemed to be beneficial to the society। ठीक है ना, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करती हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ होती हैं। और नॉन प्रॉफिट होती हैं, तो यानी कि इनका अभी इस सिनारियो के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि सोशल सर्विसेज, वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर मेन टाइप जो होती हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आ जाती हैं स्टेट ओन इंडस्ट्रीज़। स्टेट ओन इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि कम्प्लीटली जो कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रन कर रहे होते हैं, ओन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो कि मोनोपोलीज होती हैं कंट्री के अंदर, जैसे हम कि इलेक्ट्रिक तो नहीं कह सकता, वो प्राइवेटाइज हो गई, उसको मैं आगे नेक्स्ट में डालूँगा। जैसे हमारी सुई गैस हो गई, हमारे PIA हो गया, और पाकिस्तान रेलवे हो गई, तो ये गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, और आपके हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, ये भी इसमें आ जाएंगे। अच्छा, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कौन से होती हैं, जिनके अंदर म्यूचुअली जॉइंटली जो है दोनों पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअली जॉइंट होकर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है, जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अंदर हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं और हमारी प्राइवेट सेक्टर भी होता है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम होता है उसको मेक ओवर करना, उसको कंट्रोल करना, और उसको जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसको मैनेज करते हैं और उसको रिटर्न के अंदर गवर्नमेंट से उससे एक फ़ीस चार्ज करते हैं, जो कि उनकी मैनेजमेंट की और फीस होती है उनकी सर्विसेज की, तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाती हैं। इसको आप रीड कर लीजिएगा पूरा। इसके अंदर एक आ जाता है क्वासी ऑटोनॉमस। क्वासी ऑटोनॉमस बेसिकली ये कम्प्लीटली प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में इसलिए फॉलो आउट कर रही है पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मतलब हमेशा ये रखेगा कि ये जनरल पब्लिक की हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसको वो पब्लिक सेक्टर में आएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ जो है वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जो है सर्टिफाइड कर देती है कि भाई आप जो है पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, पब्लिक बिजनेस रन कर सकते हैं, तो उनको एक लाइसेंस मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्वासी ऑटोनॉमस के अंदर आती हैं। इसके अंदर एग्जांपल जो हमारी फिट होती है वो के इलेक्ट्रिक की फिट होती है। अब के इलेक्ट्रिक जो है उसकी सर्विसेज तो पब्लिकली हैं, वो पब्लिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर लिए, लेकिन ये है प्राइवेट, अब प्राइवेटाइज हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको सर्टिफिकेशन दी हुई है कि आप पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, तो ये क्वासी ऑटोनॉमस में फॉल करेगी। ठीक है, अब नॉन फॉर प्रॉफिट के अंदर जो है हमारी अदर देन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। ठीक है, जिनका वो ऑर्गेनाइजेशन हम रीड कर लेते हैं। देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दे यूजुअली एग्जिस्ट टू सर्व इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स। सही है, अब ऊपर जो हमने इसमें डिफरेंस ये है कि ऊपर तो जनरल पब्लिक के लिए जो भी कंपनी काम कर रही है वो ऑल ओवर जनरल पब्लिक के लिए काम कर रही है। अब लेकिन अदर देन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए ही काम करेगी, ये सबके लिए काम नहीं करेगी। इसके अंदर सोशल क्लब्स आ गए, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, प्रोफेशनल बॉडीज़ आ गई, ट्रेड एसोसिएशंस हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई, सब इंडिपेंडेंट स्कूल्स हो गए, तो जितने भी स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं वो अपने मेंबर्स के लिए ही काम करेंगे। ठीक है, और आपकी प्रोफेशनल बॉडीज़ जैसे हमारे इंस्टीट्यूट आ गया, ICMAP आ गया, FIFA आ गया, ये अपने मेंबर्स के लिए ही काम करते हैं। ट्रेड एसोसिएशंस आ गया, हमारे ट्रेड यूनियंस आ गया, लेबर यूनियंस आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं। इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता, बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है अपने मेंबर्स को। ठीक है, अब हम नॉट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर पर जाने से पहले इसको फर्दर इसकी टाइप्स डिफ़ाइन कर लेते हैं आगे, इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं नॉन NOPs के अंदर, ये हम देख लेते हैं आगे जाके, क्योंकि इसकी सीक्वेंस थोड़ी आउट है, तो मैं आपको पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अच्छा देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर क्या है, द मेन टाइप्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रोफेशनल बॉडीज़, ट्रेड यूनियंस,
चैरिटीज़, एसोसिएशंस एंड म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारी जो है 4-5 चीज़ें आ जाती हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, प्रोफेशनल बॉडीज़ की एग्जांपल आप ले लें, जैसे हमारा ICMP हो गया, ICAP हो गया, अपने मेंबर्स के लिए लेजिस्लेशन के लिए काम करती हैं। ठीक है, और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जो कि डोनेशंस लेती हैं, उनके ट्रस्टीज़ होते हैं। चैरिटेबल फर्म्स हो गई, फॉर एग्जांपल ED हो गया, सेनानी वेलफेयर हो गया, JDC आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, वॉलंटियर एसोसिएशंस हो गई। ठीक है, एजुकेशन के अंदर जैसे स्कूल होते हैं, चैरिटेबल स्कूल्स होते हैं, चैरिटेबल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो इसके अंदर आ जाती हैं। ट्रेड एसोसिएशन के अंदर लेबर यूनियंस आ जाती हैं हमारी। ठीक है, अच्छा म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आगे आपको अभी डिफ़ाइन करूँगा क्या होती है। अच्छा, इसके अंदर आ जाती हैं हमारे आ जाते हैं नॉन फाइनेंशियल गोल्स ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और वैसे सी बात है, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इनका ऑब्जेक्टिव और मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है ये नॉन फाइनेंशियल गोल्स हैं इनके, क्योंकि इनको फाइनेंस अर्न नहीं करना, यानी पैसा नहीं कमाना, तो ये नॉन फाइनेंशियल कहलाती है। अब इनके गोल्स क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस हुज प्राइमरी गोल इज़ नॉट प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता, बल्कि दे may be called not for profit organizations or NOPs या NFPs, a group of friends socializing together। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बता चुका हूँ कि बारबेक्यू पार्टी टुगेदर, बारबेक्यू पार्टी डू नॉट सीक टू मेक अ प्रॉफिट बट इट इज़ नॉट अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई सोशल गैदरिंग हो रही है, अगर कोई फ्रेंड्स हैं वो गेट टुगेदर कर रहे हैं, लेकिन वो सोशलाइजिंग कर रहे हैं, लेकिन वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में अब आपको अभी दे चुका हूँ ऊपर तो सारी चीज़ों की। ठीक है, वॉलंटियर एजुकेशन वगैरह की सबकी मैं आपको ऊपर एग्जाम्पल दे चुका हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें आप देख लेते हैं कि जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर रीड भी कर लेते हैं। मोर फॉर्मल एंड परमानेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफन अडॉप्ट द लीगल फॉर्म, वो लीगल फॉर्म अडॉप्ट कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कंपनी के लिए देखा था, जो हमारे बिजनेसेस जब इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तो बेनिफिट ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है या चैरिटेबल ट्रस्ट हो जाती रहती है, वो हमारे पाकिस्तान में एक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट है, अगर उसके तहत रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो उनको बेनिफिट ये मिलता है कि उनको टैक्स से एग्जेम्पशन मिल जाती है, उनको अपनी इनकम पे जो है टैक्स नहीं देना पड़ता, डोनेशन फंड्स पे टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो इसका एक ये फ़ायदा होता है। वो प्रॉपर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर की जाती हैं जिसके अपने ट्रस्टीज़ होते हैं। ठीक है, ये पूरा इसी में आप पढ़ भी लिएगा बाद में, ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया। म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, अब म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? अच्छा जी, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस आर स्पेशल केस इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक स्पेशल केस होता है जो कि द एसेंस ऑफ देयर नेचर इज़ दैट दे आर कमर्शियल ऑपरेशंस आर ओन्ड बाय देयर कस्टमर्स रादर दैन हैविंग शेयर होल्डर्स। अच्छा जी, म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि होती तो स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर इसको रन कर रहा होता है, लेकिन इसके जो ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं कस्टमर्स। ठीक है, म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? जो कि मेड बाय बोथ म्यूचुअली द मिक्सचर ऑफ NOPs एंड प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपको कोई बताएगा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप समझना स्टैंडिंग के लिए कि म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि प्रॉफिट सीकिंग बिजनेसेस और नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग बिजनेसेस यानी NOPs दोनों मिल के एक अलायंस करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती हैं, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि प्रॉफिट सीकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट दोनों एक जो है अलायंस से काम करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती हैं, उसको म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसके जो ओनर्स होते हैं वो हमेशा कस्टमर्स होते हैं, उसके शेयर होल्डर्स ओनर्स नहीं होंगे। ठीक है, इसके अंदर जो ओनर्स होंगे वो कस्टमर्स होंगे, जो कि ऑपरेशंस जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उसको रन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब आप देख लें, इसको रीड कर लें। The essence of their nature is that they are commercial operations owned by their customers rather than having shareholders for whom they have to earn the profit। ठीक है,
अल्टीमेटली जो प्रॉफिट जनरेट करना होता है वो तो शेयर होल्डर्स के लिए होता है, लेकिन उसके अंदर जो की प्लेयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कस्टमर्स होते हैं जो कि ऑपरेशंस को रन करते हैं. दिस मीन्स दैट द कस्टमर बेनिफिट बोथ फ्रॉम द सर्विसेज द म्यूचुअल प्रोवाइड टू दैम एंड फ्रॉम द ट्रेडिंग सरप्लस दे मेक बाय डूइंग सो. ठीक है. म्यूचुअल थर्स रिजेंबल बोथ नॉट प्रॉफिट मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रॉफिट मेकिंग सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. जो मैंने आपको बताया था, दोनों की कॉम्बिनेशन से ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है. इसके जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन इसको अल्टीमेटली जो बेनिफिट होता है वो रन कर रहे होते हैं कौन, उसके कस्टमर्स होते हैं. इनको ड्यूअल बेनिफिट होता है. एक तो कस्टमरशिप से उनको बेनिफिट होता है, और दूसरा जब वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जो सरप्लस जनरेट करते हैं, उसके अंदर भी वो एक पार्ट उनको मिल जाता है, उसको एक स्टेक होल्डर बन जाते हैं. ठीक है. ये म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है. अब आ जाती हैं हमारी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, जो कि इनको NOPs को काम करने से रोकती हैं. ठीक है. तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि इनका जो मीन होता है वो होता है आपके मीन होता है मनी, और आपके एंड होता है इनका सर्विसेज प्रोवाइड करना. यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं फंड रेज करते हैं, डोनेशंस लेते हैं, फ़ंड जनरेट करते हैं, फिर उस फंड को यूज़ करके यूटिलाइज़ करके आगे सर्विसेज, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. लेकिन जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका जो है मीन सर्विसेज होता है और एंड होता है उनका मनी. इसका मतलब ये हो गया कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और उसके एंड में उनको जो रिवॉर्ड मिलता है उसका वो फाइनेंस के तौर पर उनको प्रॉफिट जनरेट होता है, मनी मिलती है उन्हें. ठीक है. तो ये बेसिक डिफरेंस है. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ये आ जाते हैं कि इसके अंदर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उनको फ़ंड एक लिमिटेड फ़ंड होता है, और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं. तो जब फ्री के अंदर वेलफेयर में कोई वेलफेयर स्टेट काम कर रहा होगा, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होगी, तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि जब जो काम फ्री में मिल रहा होता है तो फिर उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसकी रिसोर्सेज कम होती है, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है. तो एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाता है कि फाइनेंस कम है लेकिन लोग ज़्यादा हैं जिनकी मदद करनी है. तो एक ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाता है. ठीक है. ये आपको आगे भी देख लेगा, रीड कर लेगा. सही है. ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस लीड टू फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव फीचर्स provide of income may be different from the receipts of the services a donor to a welfare charity is not likely to be the receipt of the helping hand. ठीक है. अब इसके अंदर एक ये भी मसला होता है कि जो डोनर होता है, जो डोनेशन दे रहा होता है, वो तो डोनेशन दे के ऑर्गेनाइजेशन को चले जाता है, लेकिन जो रेसिपेंट्स होते हैं, जो कि दो डोनर्स होते हैं, वो फाइनल हेल्पिंग हैंड्स नहीं होते, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने होते हैं, उसके वॉलंटियर्स होते हैं, ट्रस्टीज़ होते हैं, वो उसको चला रहे होते हैं. सही है. तो ये भी एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाता है कि प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज नहीं होती हैं कभी कभार. कहीं बहुत से अच्छे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है. डिमांड नॉट लिमिटेड, ये जो मैंने आपको डिफाइन किया ऊपर, डिमांड लिमिटेड नहीं है. अगर फ्री है तो फ्री हेल्थ केयर आप दे रहे हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा होंगे, लेकिन आपके पास फंड्स कम है. तो एक ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है. ठीक है. इसको रीड कर लिएगा. इसमें ये आज के लिए आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है. आज के हमने लेक्चर के अंदर फॉर्म ऑफ बिजनेसेस देख लिए हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर देख लिए हैं, और पब्लिक प्राइवेट कंपनीज़ देख ली हैं, और प्रॉफिट सीकिंग बिजनेसेस और नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस देख लिए. तो इसको डिटेल से आप लोग वॉच करिए और इसको समझिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टेक होल्डर्स को डिफ़ाइन करेंगे और स्टेक होल्डर्स के देखेंगे कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं. तो अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक लाजमी देगा ताकि मुझे उससे सपोर्ट मिलती है. और लाजमी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा. बिल्कुल फ्री है चैनल सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं. तो फ्री काम तो जो है लाजमी करना चाहिए. तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें. टिल देन मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके. अल्लाह हाफ़िज़.